Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Ali and I am Professor of Physics at Top Grade Institute Online Learning. आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में हमारे जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स को, फिर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स और फिर इस लेक्चर से मुताबिक कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फिज़िक्स आज के दौर में सबसे फंडामेंटल साइंस में शुमार होने वाली साइंस है। इसमें हम मैटर, एनर्जी, एस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक, ओशनोग्राफी, सेस्मोग्राफी, मतलब दुनिया में हर वो चीज़ जो इस वक्त टेक्नोलॉजी के साथ वाबस्ता है उसमें फिज़िक्स लाजमी इन्वॉल्व। अब फिज़िक्स तक पहुंचने के लिए क्या क्या क्वेस्ट रहे, क्या क्या साइंस लोगों ने अप्रोच की, उसमें सबसे पहले पुराने वक्तों में लोग फ़िलासफ़ी को तरजीह देते थे, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते थे। फ़लसफ़ा उनके रगों में समाया हुआ था, उन्होंने देखना था, सोचना था और चीज़ों को सोचकर फिर बयान करते थे, अपने आप को हिकमत की तरफ लेकर जाते थे। तो सबसे पहले फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, ये सब साइंसेस यूं समझ लें एक ही पंडारा बॉक्स में बंद थी। उस फिलॉसफी को नेचुरल साइंस कहा जाता था कि जिसमें हम हर इल्म, हर बात और हर चीज़ को एडअप करते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे इंसान का नॉलेज बढ़ता गया और हमारे पास इंफॉर्मेशन का ज़ख़ीरा बढ़ने लगा तो हमने साइंसेस को कैटेगराइज करने के लिए कोशिशें शुरू की। और साइंस की कैटेगरी में जो टाइप्स ऑफ नेचुरल साइंसेस हैं उसमें एक है साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग थिंग्स, और एक है साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स को फिजिकल साइंस भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल साइंस, ये साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स में बॉटनी, जोलॉजी एंड बायोलॉजी इन्वॉल्व है, जबकि फिजिकल साइंस में मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और इस तरह की बहुत सी बेशुमार साइंसेस। सो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़हन में रखिएगा कि नेचुरल फिलोसफी को, ये नेचुरल साइंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स एंड साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब फिजिक्स, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हर इंटरमीडिएट और सेकेंडरी कोर्स में पढ़ाई जाती है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब एक फिजिस्ट होने के नाते या एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के नाते आपके जहन में मैटर और एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अभी आने वाली कुछ स्लाइड्स में मैं आपको मैटर और एनर्जी के इंटर रिलेशनशिप के बारे में मजीद भी बताऊंगा, लेकिन इस चीज़ पे गौर करें कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है। एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, और मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सो फिजिक्स जब एनर्जी और मैटर को डिफाइन करती है तो यूं समझ लें ये पूरी कायनात को अपने अंदर अपनी डेफिनेशन में समो लेती है। अब मैकेनिक्स की बात करें कि मैकेनिक्स में चीज़ें मूव करती हैं, मूव करना एनर्जी के बगैर पॉसिबल नहीं है, और जो चीज़ मूव कर रही है वो मैटर है, यानी मैटर को मूव करवाने चाहिए वाली चीज़ का नाम एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। अब इलेक्ट्रॉन मैटर है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ द एनर्जी। सिमिलरली साउंड है, साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मैटर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट मैटर, मटेरियल प्रॉपर्टीज भी रखती है मॉडर्न थ्योरीज के मुताबिक। सो ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है फिजिक्स में मैटर और एनर्जी के तहत। अब फिजिक्स में बहुत सी टेक्नोलॉजी है, जैसे रेनबो का बनना, ये आप फिजिक्स में पढ़ सकते हैं। लेजर से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट आ रही हैं। एयर बैलून्स जो हैं, हॉट एयर बैलून्स किस तरह उड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स, फिजिकल प्रिंसिपल्स। लाइटनिंग एक बड़ा खूबसूरत फिनोमेना है नेचर का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से रुनवा होता है। हबल टेलीस्कोप से ली गई बेशुमार गैलेक्सीज की जो पिक्चर्स हैं वो अब हम यूनिवर्स को इतनी दूर तक जानते हैं और समझते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसी तरह जायरोस्कोपिक मूवमेंट्स हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है जो कि दुनिया में एनर्जी का भी सोर्स है और डिफेंस पर्पस भी है। इसी तरह सिमुलेशन एंड मॉडलिंग फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग के बारे में बताता चलूँ कि एक चीज़ जिसे हमने एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करना है, अब हम कंप्यूटर पर उसको सिमुलेट करते हैं। कंप्यूटर पे सिमुलेट करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें उतने पैसे नहीं लगाने पड़ते, हमें उतनी तबाहकारियाँ नहीं देखनी पड़ती। कंप्यूटर हमें टोटल कैलकुलेशंस करके उस चीज़ को पूरा सिमुलेट करके डिज़ाइन करके समझाता है कि ये चीज़ इस तरह प्रोसीड होगी अगर आप इसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड इज दिस, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स जब एक बहुत वाइडली मैटर और एनर्जी की साइंस है
तो इसमें हम मोशन को भी पढ़ते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, हीट है, थर्मोडायनामिक्स है, इसी तरह हम हाइड्रोडायनामिक्स को स्टडी करते हैं। इसी तरह आइंस्टाइन की स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं मॉडर्न फिजिक्स में। सो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या हैं? वो तमाम तर एरियाज जिनमें फिजिक्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है। उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स है, प्लाज्मा है, पार्टिकल, क्वांटम एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स आप सब जानते हैं, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब इस सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम में कितने पार्टिकल्स हैं और कितनी दूर तक मैटर जो है वो डिवाइड होता चला जाता है, दैट हैज टू बी लर्न इन द फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स, 99% ऑफ द यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा स्टेट। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताता चलूं, हम जनरल स्टेट्स पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो इस वक्त आइडेंटिफाइड है। बहुत लो टेम्परेचर से बहुत हाई टेम्परेचर तक आप सीक्वेंस लेकर जाएं, बहुत लो टेम्परेचर पे जो स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है उसको बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। सिमिलरली फिर नॉर्मल टेम्परेचर्स पे आता है सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस, और फिर आयनिक स्टेट ऑफ द मैटर या आयनिक स्टेट ऑफ द गैस इज कॉल्ड द प्लाज्मा। हमारा सूरज प्लाज्मा की एक जीती जागती मिसाल है। पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स को आप यूं समझ लें कि ये पार्टिकल्स का जू है। आप इसको पढ़ने बैठ जाएं और आप इसमें इतने बेमिसाल किस्म के पार्टिकल्स देखेंगे और इतने इनोवेटिव किस्म की थ्योरीज देखेंगे कि एटम डिवाइड होता है। जैसे आप बेसिक साइंस में पढ़ते हैं कि देयर आर सपोज टू बी मोर देन 100 पार्टिकल्स इन एन एटम, और ये 100 सिर्फ डिजिट नहीं है, रियली इसमें 100 से ज्यादा पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट उनकी कैटेगरीज हैं। उनकी कैटेगरीज को समझना, उनकी कैटेगरीज को डिवाइड करना, इसको हम इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर्स में ब्रीफ करेंगे। क्वांटम फिजिक्स है वो फिजिक्स जो सब एटॉमिक वर्ल्ड को डील करती है, जिसमें हम सब एटॉमिक वर्ल्ड में लॉज ऑफ मैकेनिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं बाय इन द फॉर्म ऑफ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरीज हैं जिसमें वो टाइम और जनरल रिलेटिविटी और इस तरह की कई साइंसेस को इन्वॉल्व करते हैं। टाइम बजाते खुद एक बहुत बड़ी साइंस है, एक बहुत बड़ी थ्योरी है। स्टूडेंट्स अक्सर टाइम ट्रैवल के बारे में सवाल करते हैं, तो टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं? टाइम ट्रैवल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, टू ट्रैवल बैक इन टाइम, टू ट्रैवल इन द फ्यूचर। ट्रैवल बैक इन टाइम के बारे में साइंस या साइंटिस्ट कहते हैं कि देर आर सम सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज, बट हम जनरल रिलेटिविटी के कुछ रूल्स जैसे ब्लैक होल्स की थ्योरीज या वर्म होल की थ्योरीज को यूज करते हुए फ्यूचर में ट्रैवलिंग जो है उसके बारे में पॉसिबिलिटीज का सहारा ले सकते हैं। फिर फिजिक्स इन्वॉल्व्स अलोंग विद मैटर एंड एनर्जी। वही बात जो पहले मैं कर चुका हूं कि फिजिक्स इन सब चीजों को इन्वॉल्व करती है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, कि बजाहिर चीज नजर आने में मैटर है और उसको इनविजिबली मूव कर रही है या उसकी शेप को ट्रांसफॉर्म कर रही है, जो चीज दैट इज एनर्जी। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पे। फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये साइंस की इतनी ज्यादा चीजों को, छोटे से दरिया को छोटे से कूजे में बंद करने के लिए हम जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, यूनिवर्सल चीजें हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, फिर दूसरी कैटेगरी है वर्ल्ड ऑफ मीडियम साइज्ड ऑब्जेक्ट्स, और थर्ड कैटेगरी है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें कंफ्यूजन को दूर करना है कि द बिगर विन इज हाउ मच बिग एंड द स्मॉलर विन इज हाउ मच स्मॉल, कि जो बड़ी चीजों में आने वाली चीजें हैं उनमें बड़ी चीजों में क्या शुमार होता है। ये आपके सामने एक बड़ी जबरदस्त पिक्चर डिस्प्ले हो रही। ये पिक्चर पूरी बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन करती। बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए कुछ बातें मैं इसके बारे में बताता चलूं कि मैक्सिमम 100 साल पहले जो साइंटिस्ट यूनिवर्स के बारे में थ्योरी जानते थे वो थी स्टेडी स्टेट थ्योरी, यानी ये कायनात जैसी थी ये ऐसी है और ऐसी ही रहेगी। आप खुद अपनी मिसाल लें कि आप जब से बड़े हुए हैं, आप जिस आसमान को देख रहे हैं उसके रंगत में या उस पे सितारों की पोजीशन में कोई खातिर खा चेंजेस नहीं आई। सो अगर कोई हमारे पास टेलीस्कोप्स ना होती या इंस्ट्रूमेंट्स ना होते या इक्विपमेंट्स ना होते तो आपका भी यही ख्याल होता कि यूनिवर्स जैसी थी ऐसी है और ऐसी ही रहेगी। लेकिन फिर जोहानस डॉपलर की डॉपलर इफेक्ट डिस्कवरीज ने और आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की डिस्कवरीज ने हमें यह बताया कि यूनिवर्स स्टेडी नहीं है, ये यूनिवर्स फैल रही है और इसका फैलने का जो रफ्तार है वो मुसलसल बढ़ रही। जो लेटेस्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जैसे ही आप अपनी doppler.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा
होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉप ग्रेड की जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। ऑफ यूनिवर्स है वो है बिग बैंग थ्योरी, और इस बिग बैंग थ्योरी में जो मेजर कंट्रीब्यूशन जिस साइंटिस्ट की हैं वो है स्टीफन हॉकिंग। इस पिक्चर को मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता चलूं कि ये पिक्चर स्टार्ट होती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम, जहाँ पे टाइम बिगिंस लिखा हुआ है, दैट्स द बिग बैंग। ये है वो बिग बैंग, वो बड़ा धमाका जिसके नतीजे में ये यूनिवर्स या कायनात वजूद में आई। अब इस बिग बैंग पे क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी मटीरियलाइज होती है। एनर्जी मटेरियलाइज होके क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन का एक सूप क्रिएट करती। लेकिन चूंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स आपस में मिलकर कोई नया पार्टिकल डेवलप नहीं कर रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता गया, ये क्वार्क्स आपस में मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। फिर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन आके मिलता है, न्यूट्रॉन मिलता है, तो हमारे पास फंडामेंटली यूनिवर्स में सबसे पहला जो एलिमेंट बनता है वो बनता है हाइड्रोजन। फिर आप सब जानते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन में हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिलता है तो हीलियम जनरेट होता है। सो यूनिवर्स में सबसे पहले जो एलिमेंट बना वो था हाइड्रोजन, और फिर नेक्स्ट लेवल पे हीलियम। अब सवाल ये उठता है कि वो कायनात जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन थी, जिसमें कुछ हीलियम थी, उसी कायनात में हम ऐसे प्लैनेट पे रहते हैं जिस पे 92 एलिमेंट्स हैं। अब हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलने के लिए एक बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और फ्री स्पेस में हाइड्रोजन जो है वो मूव करते करते अपनी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता लूज करते हैं ड्यू टू कोलिजन्स, ड्यू टू सेवरल टाइप ऑफ अदर फिनोमिनास। तो फिर नेचर किस तरह पहुंची है इन गैलेक्सीज तक, गैलेक्सीज में स्टार्स तक, स्टार्स में प्लैनेट्स तक, और फिर प्लैनेट्स पे हैवी एलिमेंट्स तक। इसके लिए थोड़ा सा न्यूक्लियर फ्यूजन साइंस को, फिशन साइंस को भी यहाँ पर मैं डिस्कस करता चलूंगा कि देखिए जब हाइड्रोजन के क्लाउड्स आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं नेब्यूला। नेब्यूला इज अ बिग गैस क्लाउड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। इन गैस क्लाउड्स में फिर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के बढ़ने से या बनने से स्टार्स बनना शुरू होते हैं। बिगनिंग स्टार्स को प्रोटोस्टार्स कहा जाता है, और फिर बहुत सारे सितारों का जो झुरमट बनता है तो उससे गैलेक्सीज जन्म लेती हैं। गैलेक्सी बजाते खुद एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसमें छोटे छोटे या बहुत बड़े बड़े सितारे एग्जिस्ट करते हैं। हमारी गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, उस मिल्की वे के अंदर सपोज किया जाता है कि 2 अरब सितारे। जैसे ये गैलेक्सी है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगा रहा हूँ, तो हमारी कुल एग्जिस्टेंस इस सर्कल के अंदर है। हम आसमान पे जो सितारे देखते हैं या जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, जिनसे रास्ते तलाश करते हैं, वो इस सर्कल के अंदर है। यानी हम शायद 1% भी अपनी पूरी गैलेक्सी का नहीं देख पाते, और हमारी पूरी गैलेक्सी ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी।
तो इस थ्योरी को फिर अपने माइंड में रखिएगा कि टाइम स्टार्टेड विद अ बैंग, एक धमाके से ये कायनात स्टार्ट होती, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आपस में मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं, जिसमें सबसे फंडामेंटल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आपस में मिलने से नेब्यूलाज क्रिएट होते हैं, नेब्यूलाज स्टार्स क्रिएट करते हैं, स्टार्स का झुरमट गैलेक्सीज में कन्वर्ट होता है, और फिर गैलेक्सीज क्लस्टर बनाती हैं, सुपर क्लस्टर्स बनाती हैं, और फिर ये कायनात चूंकि धमाके से वजूद में आई है, इसीलिए कहा जाता है कि ये फैल रही है। उस धमाके ने इसको एनर्जी दी है जिससे ये कायनात अब तक फैल रही। तो ये है एक पिक्चर ऑफ बिग बैंग थ्योरी। फिर है वर्ल्ड ऑफ मीडियम साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। किन चीजों को मीडियम कहा जाए? यूनिवर्स बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, और इसकी एज जो रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से बताई जाती है वो तकरीबन 20 बिलियन ईयर्स है। 20 अरब साल इस कायनात को वजूद में आए हो चुके। अब मीडियम साइज ऑब्जेक्ट में देखें कि हमारा प्लैनेट अर्थ, ये भी मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स में। अब इस प्लैनेट अर्थ पे बसने वाली हर चीज जो हम बज़ाहिर नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, कार्स हैं, इवन लिटिल एंट्स, छोटी चींटियां, और सिर्फ चींटियां नहीं, जो बैक्टीरियाज हैं या जो इवन वायरसेस हैं, ये भी मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। अब यहाँ पे आप हैरान होंगे कि वायरस और बैक्टीरिया तो हम नहीं देख सकते, लेकिन बिलीव इट कि वायरस और बैक्टीरिया से आगे की दुनिया में इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कि जिनको देखने का अभी तक तसव्वुर भी नहीं पाया जाता, लेकिन वो थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें, इनसे आपने आइडिया जनरेट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स में, यानी आपको क्वेश्चन आ जाए कि वायरस इज अ पार्ट ऑफ विच साइज ऑब्जेक्ट्स, तो रिमेंबर कि ये मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स में आता है। बैक्टीरियाज मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स में आते हैं, इवन मॉलिक्यूल्स भी मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स में शुमार होते हैं। फिर आती है बात वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की। एक्सट्रीमली स्मॉल, हाउ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स? तो देखें यहाँ पर एक पिक्चर है एटम की। एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, और उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को या एटम को खोलना शुरू करें तो ये तो एटम का अपर स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन का साइज भी देख सकते हैं, 10⁻⁻16 सेंटीमीटर इज द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर एटम और न्यूक्लियस का जो साइज प्रोपोर्शन है वो तकरीबन 10⁻⁴ है, यानी एटम का अपना साइज उसके न्यूक्लियस से 10,000 टाइम्स ग्रेटर है। अब ये जो सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का साइज 10⁻12 सेंटीमीटर है। ये कंपोज्ड हुआ है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मदद से। फिर इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की आगे फर्दर जो कंपोजिशन है वो होती है क्वार्क से, और एक क्वार्क और एक इलेक्ट्रॉन का साइज जो है वो बिल्कुल सेम होता है। क्वार्क वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिसकी थियोरेटिकल एग्जिस्टेंस बताने में डॉक्टर अब्दुल सलाम जो एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं उनका भी बहुत अहम हाथ है। तो ये सारे पार्टिकल्स आप देख रहे हैं साइजेस 10⁻16 सेंटीमीटर्स तक, ये 10⁻18 मीटर, मैं यहाँ पे ये डिजिट भी लिख रहा हूँ 10⁻18 मीटर। मीटर्स में अगर आप डिस्टेंस याद रखेंगे तो 10⁻18 मीटर याद रखेंगे। सो यहाँ तक इस चीज़ को कंक्लूड करें कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में हम चीज़ों को 3 बेसिक कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जिसमें ये कायनात खुद आ जाती है, और कायनात के बारे में जो बेसिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो बिग बैंग थ्योरी है। एज ऑफ यूनिवर्स है 20 बिलियन ईयर्स, और फिर उसके बाद हमारी ज़मीन, हमारा चांद, ज़मीन पर मौजूद पाए जाने वाली जितनी चीज़ें हैं उन चीज़ों से लेकर मॉलिक्यूलर लेवल तक हर चीज़ आती है मीडियम साइज्ड ऑब्जेक्ट्स में। और फिर स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स में एक एटम को जितना ज़्यादा आप ब्रेक करते जाएंगे, अल्टीमेटली जो लास्ट पार्टिकल आप जानते हैं द क्वार्क्स, ये है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब से तकरीबन 100 साल पहले लॉर्ड केल्विन ने अपने एक खिताब में कहा कि एवरीथिंग अबाउट फिजिक्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड। अब हमें किसी नई इन्वेंशन की ज़रूरत नहीं है, अब हमें किसी नए प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ फिनोमिनाज हैं जो अनडिफाइंड हैं, जो अनएक्सप्लेन्ड हैं, वो शायद एक्सप्लेन हो नहीं सकते। लेकिन फिर कुछ साइंटिस्ट, जिसमें मेजर नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैक्स प्लैंक, हाइजेनबर्ग, नील बोर, इन लोगों की फर्दर एवोल्यूशन थ्योरीज ने, इन लोगों की एडवांस थ्योरीज ने फिजिक्स को या साइंस को एक नई जहत बख्शी। वही चीज़ें जो हम समझते थे कि थर्मोडायनामिक्स से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, जिसमें मैकेनिक्स से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, अब हमारे पास ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें हम इतना एक्सीड कर चुके हैं कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन रखते हैं, हम न्यूक्लियर फिशन रखते हैं, हम सितारों से
आगे गुजरने के रास्ते जानते हैं। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स का एक पिक्टोरियल है कि हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कवर किया कि एक यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जाए तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। अब इस चेन रिएक्शन की ताकत आप सब लोग जानते हैं कि नागासाकी और हिरोशिमा पर ये चेन रिएक्शन ही था जिसने तबाही और बर्बादी फैला दी। लेकिन अब पॉजिटिवली ये एनर्जी जो है वो इंसानों के पॉजिटिव पर्पस के काम आ रही है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड पार्टिकल्स, मैं अभी कुछ देर पहले भी बता चुका हूँ कि पार्टिकल्स का एक पूरा जू है जिसको समझना, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टैंडर्ड पार्टिकल्स जिसमें अप डाउन चार्म स्टेन्स टॉप बॉटम ये क्वार्क्स हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ ऑन न्यूट्रिनो, ये जो लाइन है ये बोसॉन्स पार्टिकल्स कहलाते हैं। बोसॉन्स को फोर्स कैरियर्स कहा जाता है। इसी तरह बोसॉन्स की कैटेगरी में हिग्स बोसॉन का नाम भी है। अभी रिसेंटली 2012 में ये पार्टिकल डिस्कवर हुआ और बहुत अहम डिस्कवरी थी 2012 में। इसी पार्टिकल की बेस पे नोबेल प्राइज भी जो है वो दिया गया। इसी तरह न्यूक्लियस या एटॉमिक फिजिक्स जो है ये फिजिक्स की मॉडर्न ब्रांचेस में आती हैं। कुछ और भी ब्रांचेस हैं जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, जैसे प्लाज्मा फिजिक्स है। सो इनको भी ज़हन में रखिएगा। अब आती है बात सिलिकॉन, सैंड टू सिलिकॉन। टेक्नोलॉजी क्या है, इंसान ने किस चीज़ से किस चीज़ तक पहुंचने का टाइम लिया है। टेक्नोलॉजी ये है कि आप वही काम जो दुनिया में करते चले आ रहे हैं अब उनको आप कितनी तेज़ी से परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत अर्सा पहले जब इंसान का इर्तिका शुरू हुआ था तो पानी एक बेसिक ज़रूरत थी। पानी भरने के लिए हमें नदियों तक या दरियाओं तक जाना होता था। उसमें लोग सफ़र करते थे या पानी के करीब बसेरा करते थे और पानी भरते थे। फिर इसी तरह हमने मज़ीद एडवांसमेंट की तो कुएं खोदना शुरू किए या कुएं नेचुरली हमें मिलना शुरू हुए या चश्मे जारी हुए। तो कुओं से पानी निकालने के तरीके ढूंढे। पीना पानी है लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी ये है कि हम एडवांस तरीके से कितनी तेज़ी से पानी हासिल कर सकते हैं। फिर इसी तरह मज़ीद इंसानी अकल का इर्तिका हुआ तो पानी के जो नलके होते हैं आपने देखा होगा अक्सर गाँव में कि उस लीवर की तरह उसको पुश करें तो पानी जो है वो ज़मीन से बाहर आना शुरू हो जाता है। अब पानी हासिल करने में और तेज़ी आ गई। फिर इसी तरह मोटर्स, पंप्स। तो इंसानी इर्तिका में क्या है टेक्नोलॉजी कि वो चीज़ जिससे के लिए इंसान को शायद महीनों लगते थे या दिन लगते थे, अब सिर्फ एक बटन प्रेस करने पे आपको वो चीज़ हासिल हो जाती है। सैंड टू सिलिकॉन की स्टोरी ये है कि वो रेत जो दुनिया पे तकरीबन 25% एग्जिस्ट करती है, उसी रेत में एक इंग्रेडिएंट है सैंड, सिलिकॉन। सिलिकॉन अब आप सब जानते हैं पीरियोडिक टेबल में इट इज़ फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो पार्शली कंडक्टर्स और पार्शली इंसुलेटर होते हैं। सो इसी रेत से हम सिलिकॉन निकालते हैं, सिलिकॉन को प्यूरिफाई करते हैं, सिलिकॉन से वेफर्स बनाते हैं, वेफर्स पर कंप्यूटर सर्किट जो है वो इंटीग्रेट करते हैं। और अब देखें कि पहले कुछ सर्किट जो शायद पूरे कंप्यूटर जो शायद एक कमरे के जितने हुआ करते थे, अब वो सब के सब कंप्यूटर्स सिर्फ आपके हाथों पर एक मोबाइल फ़ोन की शक्ल में पूरा ऑपरेट कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर्स ने हमें क्या टेक्नोलॉजी दी है कि जो चीज़ पहले बहुत ज़्यादा जगह घेर रही थी अब वो जगह भी नहीं घेर रही। जिस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए थे वो आपके चंद बटन्स की दूरी पर है। तो ये एक एवोल्यूशन है, ये मोटिवेशन है कि आप इस नेचर में क्या चीज़ ढूंढ सकते हैं, क्या चीज़ तलाश कर सकते हैं, और उस तलाश के बाद आप उस रेत को जिसे हाथ में उठाकर बंदा सिर्फ हवा में उड़ाने की सोचता है, उसी रेत से सिलिकॉन निकलती है, उसी रेत से ये मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी बनती है जिस पे आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो हम एंजॉय करते हैं। इस सारी कहानी का जो है इसको हम वाइंड अप करते हैं। इसमें पूरी चीज़ों को मैं कंक्लूड कर दूं कि साइंस उसको हम नेचुरल फ़िलासफ़ी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेचुरल फ़िलासफ़ी में हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स एंड साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। फिजिकल साइंस जो है वो साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स में इन्वॉल्व होती। फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में 2-3 मेन फ्रंटियर्स ऑफ साइंस हैं, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स। फिर फिजिक्स में आपने ब्रांचेस को याद करना है। फिर फिजिक्स में आपने इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ क्या होते हैं कि वो चीज़ जो प्योरली फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, जैसे ओशनोग्राफी है, उसमें समंदर के बारे में जानना है, लेकिन समंदर की गहराई नापने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड वेव्स की ज़रूरत है, दैट्स फिजिक्स। इसी तरह समंदर से आसमान के रास्ते, समंदर में जहाज़ तैराते हुए आपको आसमान से रास्ते या जीपीएस की लोकेशन जो है वो डिस्कवर करनी है, तो दैट्स फिजिक्स। तो इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ ही हैं कि जो डायरेक्टली फिजिक्स की ब्रांचेस नहीं हैं लेकिन उनमें फिजिक्स किसी न किसी तरह इन्वॉल्व है।
अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर. एक्सप्रेस द होल यूनिवर्स इन अ सिंगल वर्ड. पूरी यूनिवर्स, मैंने स्टार्टिंग में उस पिक्चर में कहा था कि बिग बैंग, यानी बैंग हुआ था ड्यू टू एनर्जी. तो अगर हम पूरी दुनिया को, पूरी यूनिवर्स को एक्सप्लेन करें तो द होल यूनिवर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ सिंगल वर्ड एंड दैट इज एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर. मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर, ये स्टेटमेंट दी थी डी ब्रॉगली ने कि जब उन्होंने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में थ्योरी दी थी कि मैटर इज बिहेविंग लाइक पार्टिकल्स बट इट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक वेव्स. तो तब उन्होंने कहा था कि मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर इज लाइट, क्योंकि लाइट भी ड्यूअल नेचर रखती है, मैटर भी ड्यूअल नेचर रखता है. सो दैट्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म और मोस्ट रिफाइनेस्ट फॉर्म. अब एनर्जी से मैटर भी बनता है और एनर्जी की फॉर्म लाइट भी है और दोनों ड्यूअल नेचर रखते हैं. तो रिमेंबर द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज द मैटर. द लेटेस्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स. आपको मेरी बातों से याद होगा कि पुरानी थ्योरी थी स्टेडी स्टेट थ्योरी, लेकिन लेटेस्ट थ्योरी जो अब एग्जिस्ट कर रही है, ये जिसकी बिना पर हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं, दैट इज द बिग बैंग थ्योरी. नेचुरल फिलोसफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ. मैंने कहा कि नेचुरल फिलोसफी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू साइंस, तो इसका सिंपल राइट आंसर होगा कि नेचुरल फिलोसफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ साइंस. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर. अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको देखकर, क्वेश्चन को देखकर थोड़ा अंदाजा लगाना, थोड़ा आइडिया रखना है कि व्हाट्स द ऑड थिंग बिटवीन देम. मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स, ये दोनों एरियाज ऑफ फिजिक्स हैं. केमिकल फिजिक्स, बायोफिजिक्स, ये दोनों इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स का एक पेयर है. साउंड एरियाज ऑफ फिजिक्स में आता है बट फिजिक्स ऑफ म्यूजिक एरियाज ऑफ फिजिक्स नहीं, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया. जनरल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी, ये दोनों एरियाज ऑफ फिजिक्स हैं. सो द ऑड वन पेयर इज ऑप्शन सी. केस में एक चीज हमने एरिया से इन्वॉल्व की हुई और एक चीज इंटरडिसिप्लिनरी एरिया से. सो द राइट आंसर इज साउंड एंड फिजिक्स ऑफ म्यूजिक. That's all from the lecture number 1. Thank you. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.डी पे प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का. और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. आप किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें. से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ. से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ. या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया. सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं. इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर हमने क्लिक किया तो आपका
ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुक मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज